खरीदारी का आनंद लें। अजय आथ गार्डनर सी 31 सदाचार का पालन अध्याय 31 सदाचार का पालन। आथ ने उस रात क्लॉडिना के साथ एक शानदार शाम बिताई और जब उन्होंने अलविदा कहा तो उसे एहसास हुआ कि रात कितनी खास थी। क्लॉडिना के थोड़े थके हुए चेहरे को देखते हुए आथ ने धीरे से सुझाव दिया, अब तुम थोड़ा आराम क्यों नहीं करती? चलो शाम की तनावपूर्ण घटनाओं को पीछे छोड़ दें और एक शांतिपूर्ण रात की नींद का आनंद लें। आथ ने धीरे से सुझाव दिया, मुड़कर अपने बेडरूम की ओर बढ़ गया। सहमत हूँ, क्लॉडिना ने जवाब दिया। उसने उसे जाते हुए देखा, अपने कमरे में जाने से पहले एक गहरी सांस ली, उम्मीद करते हुए कि एक आरामदायक रात की नींद रात की परेशानियों को मिटा देगी और वह शांत वातावरण वापस लाएगी जो वे दोनों चाहते थे। सुबह आथ उत्साहित महसूस करते हुए उठा, जीवन को पूरी तरह से अनुभव करने के अवसर का आनंद ले रहा था। उसने पिछले कुछ वर्षों से जिस किराए के कमरे में रह रहा था उसके बारे में सोचा और फैसला किया कि आज वह कुछ सामान लेने के लिए वहां जाएगा जिसे वह अभी भी रखना चाहता था और कुछ ऐसी चीजें जो उसके माता पिता पीछे छोड़ गए थे। मुझे आज वहां जाना चाहिए, उसने खुद से कहा। उसकी मेज के बगल में फोन चमका और उसे एहसास हुआ कि कोई उसे बुला रहा है। हाँ, उसने स्वीकार बटन दबाने के बाद धीमी आवाज में जवाब दिया। मी गार्डनर, क्या आप चाहेंगे कि हम आपके कमरे में 2 लोगों के लिए नाश्ता तैयार करें? महिला ने फोन पर पूछा। आथ ने जवाब दिया, हाँ, और एक और। क्या आप जानते हैं कि एडना कब वापस आएगी? जरूर, मी गार्डनर, वह जल्द ही वापस आ जाएगी, कुछ मिनटों या घंटों में। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बाथरूम में जाकर ठंडा स्नान करने के बाद आथ ने अपने शरीर में एक स्फूर्तिदायक ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। बाहर आकर उसने अपनी अलमारी पर नजर डाली और एक बार फिर उसकी पूर्णता से चकित हो गया। वाह, उसने आश्चर्य से कहा, मैंने एडना के साथ गलत चुनाव नहीं किया। आथ ने टिप्पणी की क्योंकि उसने एक प्रशिक्षण शर्ट, पैंट और स्नीकर्स की एक जोड़ी पकड़ी, नाश्ते से पहले एक छोटी जॉगिंग करने का इरादा किया। स्पष्ट रूप से उसने सही आकार के कपड़े और जूते से लेकर उसकी ज़रूरत की सभी चीज़ें सावधानीपूर्वक खरीदकर और तैयार करके अपनी जिम्मेदारी का परिचय दिया था। आथ कमरे से बाहर निकला और उसने क्लॉडिना को कमरे के बीच में भव्य सोफे पर बैठे देखा। चैम्बर में उसका ध्यान टेलीविजन पर केंद्रित था। अपने पैरों पर खड़े होकर उसने आथ की ओर मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मी। आथ, हाय क्लॉडिना, आथ ने उसके करीब आते हुए कहा। जैसे ही वह पास आया, वह टेलीविजन पर प्रसारित हो रही खबर देख सकता था। सामग्री सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल रिमो ऑग 2024। लियो, उसने पूछा। क्लॉडिना के पूर्व प्रबंधक लियो की गिरफ्तारी के बारे में शीर्षक पढ़ते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बताया गया कि उसने पिछली रात एक चैरिटी कार्यक्रम में उसकी वर्जिनिटी को नीलाम करने का प्रयास किया था। क्लॉडिना ने फुसफुसाते हुए कहा, हाँ, किसी ने कल रात की फुटेज साझा की है और पुलिस मी लियो को उसके कार्यों के लिए गिरफ्तार करने में सक्षम थी। आथ ने समाचार को और करीब से देखा और महसूस किया कि केवल लियो को गिरफ्तार किया गया था, उसके साथ वहां मौजूद हैरी और एस्टन सहित किसी और को नहीं पकड़ा गया था। खासकर आथ, जिसने उस रात अपनी पहचान गुप्त रखी थी। उसने पूछा, केवल लियो ही क्यों? और एस्टन और हैरी या किसी अन्य बोलीदाता के बारे में क्या? उसने पूछा। जवाब में क्लॉडिना ने अपना सिर हिलाया। उन्हें निश्चित रूप से इससे बच निकलना चाहिए था, क्योंकि कम से कम उनके पास ऐसी शक्तियां हैं जो पुलिस को मुश्किल में डाल सकती हैं यदि वे उनका पीछा करते हैं। इसके अलावा एस्टन के पास एक नेटवर्क भी है जो जब चाहे पुलिस को जुटा सकता है। आथ ने अपनी जीभ चटकाई और एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें क्लॉडिना पर टिकी रहीं, जिसने उस सुबह एक सफ़ेद पोशाक पहन ली थी। मुझे लगता है कि यह कम से कम हमारे लिए अच्छी खबर है, उसने उसकी ओर मुड़ते हुए कहा। और क्या इसका मतलब यह है कि आप भी सुरक्षित रूप से अपने काम पर वापस जा सकती हैं, क्लॉडिना? क्या आपको लगता है कि प्रबंधन में अन्य लोगों के लिए भी वही करना संभव है जो लियो ने किया? उसने पूछा। क्लॉडिना ने गर्मजोशी से मुस्कुराया और प्रशंसा में सिर हिलाया। हाँ, श्री आथ, मुझे लगता है कि मैं अपनी नौकरी पर वापस जा सकता हूँ। और आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है और जो सलाह दी है, उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं भविष्य में और अधिक मुखर होने की कोशिश करूंगा जब मैं कुछ स्थितियों से सहमत नहीं होऊंगा। अच्छा तो, आथ मुस्कुराया। मैं नाश्ते के बाद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, ठीक है? उसने आगे कहा, मैं सुबह की सैर के लिए लगभग आधे घंटे के लिए जा रहा हूँ। तुम यहाँ आराम कर सकते हो और जब तक मैं चला जाऊं, तुम जो चाहो करो। आथ मुड़ने ही वाला था कि क्लॉडिना ने उसे आवाज़ दी। उसके मन में एक विचार था जो उसे तब से परेशान कर रहा था, और वह उसे साझा करना चाहती थी। मी
आथ, उसने आथ की ओर देखते हुए कहा, आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है। मुझे यकीन है कि अनाथालय में सभी लोग बहुत प्रसन्न होंगे। मैं तो यह अनुमान भी नहीं लगा सकता कि वे क्या कर पाएंगे, इतनी बड़ी रकम के साथ क्या करना है। निश्चिंत रहें, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि धन का अधिकतम उपयोग किया जाए। मैं प्रबंधन की देखरेख के लिए एक पेशेवर को नियुक्त करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि अधिक अनाथ आपके दान से लाभान्वित हो सकें। आथ ने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराया, फिर क्लॉडिना ने बात जारी रखी। मुझे पता है कि कल रात की नीलामी में आखिरी वस्तु बोली नहीं लगी, उसने अपनी कौमार्य का जिक्र करते हुए कहा, जो उस शाम नीलाम होने वाली आखिरी वस्तु थी। फिर उसने आथ की ओर देखा, क्या आपको यकीन है कि मेरे लिए आपके साथ डिनर पर जाना पर्याप्त है, ये देखते हुए कि आपने मेरे और अनाथालय के लिए क्या किया है? क्लॉडिना ने पूछा, उसकी आवाज़ कांप रही थी और उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वह अपनी अशांत भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही थी। आपने जो किया है उसके लिए मैं आपको कुछ भी चुकाने के लिए कुछ भी करूंगी, उसने अपना चेहरा नीचे करते हुए कहा। मेरा मतलब है, अगर आप मांग करते हैं कि मैं आपके साथ सोऊं, तो मैं आपकी मांग को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। क्लॉडिना ने सांस फूलने के साथ साथ सांस ली, आवाज़ हवा में गूंज रही थी। डर, घबराहट और चिंता सभी उसके दिल में एक साथ मिल गए थे। मैं बहुत जिद्दी रही हूँ, मुझे विश्वास था कि मैं कर सकती हूँ। जब तुमने मेरी मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है, तो मैं अकेले ही यह करूँगी, उसने आंखें खोलते हुए कहा। मैं ये करूँगी अगर इससे तुम्हें खुशी मिलेगी। उसने फिर से आंखें बंद कर लीं, भावनाओं के सैलाब को रोकने की कोशिश करते हुए। आथा ने पहले ही उसके जैसे कई अनाथों की मदद की थी, जिनके पास अब बेहतर जीवन जीने का मौका था, और वह उसके लिए जो करने जा रही थी, वह उसकी तुलना में कुछ भी नहीं था। हालांकि क्लॉडिना अभी भी डरी हुई थी, वह ये समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके सामने वाला आदमी वास्तव में क्या चाहता था। उसने उसके लिए इतना कुछ किया था और बिना किसी संदेह के वह बदले में कुछ उम्मीद करेगा, है न? सिर्फ एक साथ डिनर के लिए इतनी बड़ी रकम एक बहुत बड़ा मजाक लग रहा था। क्या वाकई किसी के पास ऐसा दिल होता है? उसने सोचा। क्लॉडिना, आथ ने धीरे से कहा। क्लॉडिना ने अपना सिर उठाया और आथ को देखा, उसकी आंखों में अथाह आंसू चमक रहे थे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें लियो, हैरी और एस्टन से इसलिए नहीं बचाया कि मैं तुम्हें अपने लिए पालूं। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं यह नहीं सोच सकता था कि तुम इतने असहाय और असहाय हो और तुम्हारी मदद के लिए कोई ना आए। आथ ने गर्मजोशी से मुस्कुराया, उसकी नज़र नर्म और समझदार थी। तुम्हें अपनी मान्यताओं को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम उन्हें अपने पास रख सकते हो और हमेशा उनका ख्याल रख सकते हो। उसने कुछ देर रुककर फिर अपनी आवाज़ को नर्म करते हुए कहा, मुझे यकीन है कि तुम जो चाहते हो वह ये है कि एक दिन तुम उन्हें उस व्यक्ति के साथ साझा कर सको जिसे तुम प्यार करते हो। मुझे उम्मीद है कि तुम जल्द ही उस व्यक्ति को पालोगे, उसने कहा और मुस्कुराया। मैं 30 मिनट में वापस आ जाऊंगा। आथ घूम गया और क्लॉडिना को वहीं खड़ा छोड़ दिया, अभी भी चुप। कमरे के विपरीत छोर से लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और एक महिला बाहर निकली जो एक सिलवाया हुआ ग्रे एग्जीक्यूटिव सूट पहने हुए थी। इस पोशाक में एक मिनी स्कर्ट, ऊंची एड़ी के जूते और उसके शहद के रंग के बाल एक साफ सुथरे साइड पार्ट में बंधे हुए थे। एडना, जो आथ की समर्पित निजी सहायक थी, आखिरकार आ गई थी। मिस्टर गार्डनर, उसने कहा, उसकी ओर तेजी से बढ़ते हुए, मुझे खेद है कि मैं देर से आई हूं। मुझे नहीं पता था कि आपको मेरी ज़रूरत है और मैं आपके लिए वहां नहीं थी। क्लॉडिना को देखते ही उसका भाव बदल गया और उसकी नीली आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाएं। उपन्यास नाटक उपन्यास अजय आथ गार्डनर अध्याय 32 परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है गुना विशेष ऑफर के साथ नॉवेल बिन स्टो का स्वागत करें। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbin.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। अजय आथ गार्डनर C32 परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है अध्याय 32 परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है। ओह माय गुडनेस, ये क्लॉडिना रिगल है, एडना ने आश्चर्य से कहा जब उसने क्लॉडिना को आथ के साथ कमरे में खड़ा देखा। एडना ने पिछली रात की घटना के बारे में सब सुन लिया था और उसने आथ का पुलिस द्वारा पीछा किए जाने का वीडियो भी देखा था। हालांकि उसने कभी भी क्लॉडिना को उसके साथ एक ही कमरे में देखने की उम्मीद नहीं की थी। जब उसने प्रसिद्ध हस्ती को देखा, जिसे उसने पहले केवल टीवी पर देखा था, तो उसका उत्साह आसमान छू गया। आथ ने कहा, फिर वह क्लॉडिना की ओर मुड़ा और उसका परिचय कराया। यह एडना है, मेरी निजी सहायक। गार्डनर, क्या मैं उसके साथ एक तस्वीर ले सकती हूँ?
फिर जब क्लॉडिना ने एडना को देखा तो वह हल्की सी मुस्कुराई। नमस्ते सुश्री एडना, उसने विनम्रता से अपना सिर झुकाते हुए कहा। जब क्लॉडिना ने एडना को देखा तो वह दंग रह गई। वह एक महिला के रूप में वास्तव में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी चमक और खुशी स्पष्ट थी और उसका परिष्कृत व्यवहार उसे एक सेलिब्रिटी की तरह लग रहा था। फिर भी वह यहाँ थी, श्री आथ की एक निजी सहायक मात्र। क्या वह अपने सहायक के रूप में किसी सार्वजनिक व्यक्ति को पा सकते थे? क्लॉडिना ने सोचा। श्री आथ, क्लॉडिना ने टिप्पणी की, मुझे कहना चाहिए कि मैं सुश्री एडना जैसी गुणवत्ता वाली किसी व्यक्ति को आपकी सहायता करते हुए पाकर आश्चर्यचकित हूँ। अगर ये तथ्य नहीं होता कि वह आपकी सहायक है तो मुझे लगता कि वह एक प्रसिद्ध हस्ती है। फिर क्लॉडिना धीरे धीरे एडना की ओर बढ़ी, उसका चेहरा एक चमकदार मुस्कान से चमक उठा। क्या आप मेरे साथ एक तस्वीर लेना चाहेंगे? उसने एडना के जवाब का उत्सुकता से इंतजार करते हुए पूछा। एडना खुशी से मुस्कुराई और सिर हिलाया। मुझे आपके गाने बहुत पसंद हैं। आप अविश्वसनीय रूप से मिलनसार हैं। क्लॉडिना के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर आथ के पास आप जैसी दयालु सहायक होगी, सुश्री एडना। आथ ने चुपचाप क्लॉडिना और एडना को देखा, ये देखते हुए कि वे अपनी बातचीत में बहुत तल्लीन थीं। उसे विश्वास था कि वह उन दोनों को अकेला छोड़ सकता है और वह अपनी सुबह की गतिविधियों को जारी रख सकता है। जैसे ही वह मुड़ने वाला था, दोनों लड़कियों ने उसे पुकारा। मिस्टर गार्डनर, मिस्टर आथ। आश्चर्यचकित होकर आथ ने अपना सिर घुमाया और कहा, हाँ। आप हमारे साथ एक तस्वीर क्यों नहीं लेते, बॉस? फिर एडना ने मुस्कुराकर सुझाव दिया। क्लॉडिना ने भी सहमति में मुस्कुराया। आथ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं आप दोनों के साथ एक तस्वीर लेना पसंद करूंगा, लेकिन अगर किसी को पता चला कि क्लॉडिना यहाँ रह रही है तो यह मेरे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो क्लॉडिना ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, ये फोटो कहीं भी पोस्ट नहीं की जाएगी, इसलिए किसी को पता नहीं चलेगा, है ना? एडना ने सहमति में जल्दी से सिर हिलाया। कृपया बॉस, उसने विनती की। आथ ने सिर हिलाया और दोनों लड़कियां उसके पास पहुंची, एडना उसके दाईं ओर और क्लॉडिना उसके बाईं ओर। एडना ने उत्सुकता से आथ की बांह पकड़ी, जबकि क्लॉडिना ने उसे धीरे से थाम लिया। आथ ने तस्वीर के लिए मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वह थोड़ा सख्त दिख रहा था। क्या आप अधिक स्वाभाविक रूप से मुस्कुरा सकते हैं, बॉस? एडना ने पूछा, उसकी आवाज में चिढ़ाने का संकेत था। जवाब में क्लॉडिना ने हल्की सी हंसी निकाली। कुछ और फोटो लेने के बाद आथ जाने के लिए तैयार था। मैं सुबह की सैर के लिए बाहर जा रहा हूं, उसने घोषणा की। रुको, मिस्टर आथ, क्लॉडिना ने पुकारा। वह उसकी ओर मुड़ा। हाँ, मुझे जल्दी ही वापस ले जाया जा रहा है, इसलिए जब आप वापस आएंगे तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। हालांकि मैं आपको और सुश्री एडना को निकट भविष्य में अपने एकल संगीत कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहूंगा। क्या आप दोनों इसमें भाग लेने में रुचि रखते हैं? क्लॉडिना के निमंत्रण ने आथ को मुस्कुराहट दी। बेशक, एडना और मुझे आकर खुशी होगी, उसने कहा। अपनी आवाज में स्नेह के संकेत के साथ उसने कहा, और हम तुम्हें संजो कर रखेंगे। आथ ने अलविदा कहा और एडना और क्लॉडिना को कमरे में अकेला छोड़कर चला गया। वे लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गए और मिलनसार तरीके से बातें करने लगे। तो जब मैंने वह कार का पीछा करते हुए देखा, एडना ने एक खुश चेहरे और एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं वास्तव में घबरा गई थी। अगर मैं श्री गार्डनर से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिली होती तो मुझे लगता कि यह किसी फिल्म का दृश्य है। क्लॉडिना ने एडना के शब्दों पर हंसी। उसका खुशमिजाज व्यवहार और व्यक्तित्व हमेशा मूड को खुशनुमा बना देता था। उसने सहमति में सिर हिलाया। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, मेरा शरीर तनाव में था। वह एक पेशेवर रेस कार चालक की तरह गाड़ी चला रहा था, उसने कहा, और कार की गति इतनी अधिक थी कि मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। मैं बस अपनी आंखें बंद कर सकती थी। वह वास्तव में एक नायक की तरह है न? एडना ने एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा, उसकी आंखें प्रशंसा में चमक रही थीं। क्लॉडिना ने सहमति में सिर हिलाया, उसके होंठ एक सुखद मुस्कान में मुड़ गए। हाँ, मुझे लगता है कि वह बहुत अवास्तविक है, उसने कहा, फिर हल्के से हंसी। वह जेम्स बॉन्ड की तरह है, वह सब कुछ कर सकता है। वह एक पेशेवर की तरह कार भी चला सकता है। आप जानती हैं, सुश्री क्लॉडिना, एडना ने आगे कहा, श्री गार्डनर के आने और इसे खरीदने से पहले मैं इस जगह पर सिर्फ एक वेट्रेस थी। वेट्रेस? क्लॉडिना ने अपना सिर झुकाया, उसकी भौहें भ्रम में सिकुड़ गईं, क्योंकि वह एडना के शब्दों को समझने की कोशिश कर रही थी। आप जैसी खूबसूरत कोई व्यक्ति सिर्फ एक वेट्रेस के रूप में काम नहीं कर सकता, है न?
क्लॉडिना ने एडना द्वारा निभाई जा सकने वाली अन्य भूमिकाओं के बारे में सोचने की कोशिश करते हुए कहा। वह अपनी सुंदरता और उत्तम शारीरिक बनावट के साथ आसानी से सुपरमॉडल बन सकती थी। इसके अलावा वह बहुत आत्मविश्वासी और अच्छी तरह से बोलने वाली थी, इसलिए वह एक बेहतरीन होस्ट या प्रस्तुतकर्ता बन सकती थी। हाँ, एडना ने सोच समझकर जवाब दिया। जब मैं यहाँ से जाने वाली थी तब मिस्टर गार्डनर मेरी मदद के लिए आए थे। लेकिन फिर, मेरे आश्चर्य के लिए, उन्होंने मुझे अपना सहायक बनने की नौकरी की पेशकश की। मुझे यकीन है कि आपने सोचा होगा कि वह अन्य अमीर पुरुषों की तरह होंगे, है ना? उसने अपना सिर हिलाया। लेकिन वह वास्तव में दयालु हैं और महिलाओं के साथ सम्मान से पेश आते हैं। एडना ने एक बार फिर सिर हिलाया। मैंने सुना कि कल रात आपके साथ क्या हुआ। वे आपकी वर्जिनिटी को नीलामी में बेचने जा रहे थे और एक महिला के रूप में मैं समझ सकती हूँ कि इससे आपको कैसा महसूस हुआ होगा। मुझे यकीन है कि अगर मिस्टर गार्डनर आपको बचाते हैं तो यह वास्तविक चिंता से होगा। मुझे ऐसा लगता है, उसने आश्वस्त करते हुए कहा। क्लाउडिया ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। हाँ, उसने धीरे से कहा। मैं ये सोचकर कांप उठती हूँ कि अगर मिस्टर आर्थर न होते तो कल रात मेरे साथ क्या होता। उन्होंने मेरी मदद के लिए खुद को खतरे में डाला और मैं उनका बहुत आभारी हूँ। मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एडना ने क्लॉडिना को आश्वस्त किया। वह ऐसे व्यक्ति प्रतीत होते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण लोगों की मदद करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने होटल में सफाई सेवा को बचाया, जिसके साथ प्रबंधक ने दुर्व्यवहार किया था, और उन्होंने बदले में कुछ भी मांगे बिना ऐसा किया। मैं समझ गई, क्लॉडिना ने कहा, उसकी प्रशंसा स्पष्ट थी। वह बहुत दयालु व्यक्ति लगते हैं। वह निश्चित रूप से है, एडना ने सहमति व्यक्त की, उसके सिर को हिलाकर। फिर उसने राहत में सांस ली। मुझे माफ कर दो अगर मैं अपने मालिक की बहुत ज्यादा चापलूसी कर रही हूँ, ये बस मेरी है व्यक्तिगत राय, चाहे उसने मेरे लिए जो भी किया हो। क्लॉडिना ने एडना के हर शब्द को ध्यान से सुनते हुए चमकीली मुस्कान दी। मुझे आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, उसने कहा, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि हम दोस्त बन सकते हैं और भविष्य में और भी विषयों पर बात कर सकते हैं। कुछ मिनट बाद क्लॉडिना गोल्डन चैम्बर होटल से चली गई और इसके साथ ही आर्थर की बर्फ की सफ़ेद राजकुमारी के साथ पहली मुलाकात समाप्त हो गई। होस्ट, क्या आपको मुझसे एक सूचना मिलने की उम्मीद है जिसमें लिखा होगा, आपको एक साथी मिल गया है? क्लॉडिना रिगल। दुर्भाग्य से, ये स्पष्ट था कि क्लॉडिना ने फ्रोजन हॉट प्रिंसेस के अपने खिताब को बरकरार रखा। चिंता मत करो, होस्ट। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे हो रहा है। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस, साइट मैप, दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, ड्रामा, उपन्यास, अजय आर्थर गार्डनर। अध्याय 33। सभी सीमित खरीदारी गुना नोवेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए https://novelbin.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। खरीदारी का आनंद लें। अजय आर्थर गार्डनर C33। सभी सीमित खरीद। अध्याय 33। सभी सीमित खरीद। आर्थर सुबह दौड़ने के आदी थे। अधिक विशेष रूप से, उन्हें दौड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उनका घर और कार्यस्थल बहुत दूर थे और उनके पास अक्सर सार्वजनिक परिवहन लेने के लिए पैसे की कमी थी, इसलिए उनके पास पैदल यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस आदत को छोड़ना उनके लिए मुश्किल साबित हुआ, भले ही वह पूरी तरह से एक अमीर व्यक्ति में बदल गए थे। सर्दी होने के बावजूद उन्होंने अपनी नियमित दिनचर्या जारी रखी और अपनी बेहतर शारीरिक स्थिति के कारण उन्हें लगा कि सुबह दौड़ना आसान था। इससे उन्हें जरा भी पसीना नहीं आता। आर्थर वर्तमान में हलचल भरे शहर के केंद्र में रहते हैं, जहां सड़कों पर ढेर सारे मॉल और लग्जरी दुकानें हैं। याद करते हुए कि उनके पास वह तकनीकी गैजेट नहीं थे जो वह पहनते थे, आर्थर ने एक प्रसिद्ध गैजेट उत्पाद स्टोर पर रुकने का फैसला किया, जो स्मार्टफोन और लैपटॉप से लेकर स्मार्टवॉच और ईयरफोन तक के गैजेट का एक विशाल चयन बेचता है। चलो इसे देखते हैं, उन्होंने कहा। आर्थर ने स्टोर में कदम रखा, जिससे देखने वालों की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। उसने डेस्क पर फैले स्मार्टफोन की कतार देखी, जिसमें नवीनतम मॉडल और विशेषताओं का विस्तृत चयन था, और उसे एहसास हुआ कि वह जो चाहे खरीद सकता है। शायद मुझे वहां मौजूद हर चीज खरीद लेनी चाहिए, उसने खुद से कहा। अरे देखो, सेल्सवुमन ने अपनी सहेली से कहा, दुकान में कदम रखते ही आर्थर की ओर इशारा करते हुए, एक सुंदर आदमी है। उसके सहकर्मी ने उत्तर दिया, वह बस एक आदमी है जो सुबह की सैर के लिए बाहर गया था और इस दुकान में सामान पर नजर डाली। वह वास्तव में कुछ भी खरीदने का इरादा नहीं रखता है, इसलिए उसे अनदेखा करें।
एक अन्य ने टिप्पणी की, वह यहाँ सबसे महंगी वस्तुओं की जांच कर रहा है। यह शायद सिर्फ दिखावा है। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह कुछ खरीद सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वह बिना कुछ खरीदे ही चला जाएगा। जरूर, जरूर, मैं सहमत हूँ। अभी भी सुबह है, इसलिए उसे बस एक नज़र देखने दें और उस पर ध्यान न दें, दूसरे ने कहा। आर्थर ने सेल्समैन की ओर देखा जो एक तरफ इकट्ठे थे, ये सोचकर कि वे वहां क्यों खड़े थे और अपनी सहायता की पेशकश क्यों नहीं कर रहे थे। क्या मुझे उन्हें बुलाने की ज़रूरत है? उसने पूछा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई क्योंकि वह स्टोर में प्रदर्शित विभिन्न उत्पादों के बारे में सोच रहा था। वह एक उपयुक्त नया स्मार्टफोन या यहाँ तक कि एक स्मार्टवॉच चुनने में कुछ मदद की तलाश कर रहा था जिसका उपयोग वह गतिविधियों और खेलों के लिए कर सके। अरे, देखो, एक व्यक्ति ने कहा, वह हमें देख रहा है। क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? नहीं, बस उसे अनदेखा करो, दूसरे ने तिरस्कारपूर्वक उत्तर दिया। वह एक सीमित संस्करण वाले फ़ोन को घूर रहा है जिसकी कीमत आश्चर्यजनक रूप से $10,000 है। क्या आपको लगता है कि वह वास्तव में इसे खरीदेगा? कोई संभावना नहीं, दूसरे ने उपहास किया। वह बस दिवास्वप्न देख रहा है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह इसे कभी खरीद सके। जरूर, अगर आप ऐसे ग्राहकों पर अपना समय बर्बाद करने के लिए उत्सुक हैं जिनके पास खरीदने का कोई मौका नहीं है, तो मेरे मेहमान बने, पहले व्यक्ति ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। हाँ, मेरा मतलब है, जो कोई उस तरह का सामान खरीद सकता है, वह यहाँ सिर्फ दौड़ने के कपड़े पहनकर नहीं आएगा, दूसरे व्यक्ति ने कहा। भले ही सेल्समैन दूर से धीमी आवाज में बात कर रहे थे, आर्थर अपनी बढ़ी हुई सुनने की क्षमता के साथ उनकी बातचीत को समझने में सक्षम था, खासकर जब वे एक सीमित स्थान पर थे। आर्थर दृढ़ कदमों से उनके पास गया और पूछा, क्या आप इन सभी गैजेट्स में से सबसे महंगी वस्तुएं चुनने में मेरी मदद कर सकते हैं? मैं यदि संभव हो तो हर सीमित संस्करण वाला आइटम लेना चाहूंगा। सर, क्षमा करें। सेल्समैन आर्थर के शब्दों से आश्चर्यचकित लग रहा था और वह तुरंत नाराज हो गया कि उसके सामने वाला आदमी उसके गुस्से का मजाक उड़ा रहा था। क्या आप गंभीर हैं? आप इस स्टोर में सभी सीमित संस्करण वाली वस्तुएं खरीदना चाहते हैं जिनकी कीमत कम से कम $10,000 है? हाँ, आर्थर ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। मैं सबसे टिकाऊ वस्तुओं की तलाश कर रहा हूँ जिन्हें मैं लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसमें स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्टवॉच शामिल हैं, ईयरफोन, हेडफोन और किसी भी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। आर्थर के शब्दों को सुनकर सेल्समैन कांप उठा। क्या वह गंभीर है? उसने सोचा। वह घबरा कर चला गया। वह कांच की शेल्फ पर गया जहां स्टोर के सीमित संस्करण के आइटम प्रदर्शित थे और उन्हें आर्थर को दिखाया। आप ये सब सामान खरीद सकते हैं, कुल मिलाकर लगभग $200,000 में, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसे यकीन था कि आर्थर अपनी पिछली बहादुरी के बावजूद उसे चुकाने वाली कुल कीमत सुनकर इतना हैरान हो जाएगा। ठीक है, आर्थर ने सिर हिलाया। मैं सब कुछ का भुगतान करूंगा और मुझे इन सभी बक्सों को खोलने में आपकी मदद की आवश्यकता होगी ताकि मैं उन्हें आसानी से ले जा सकूं। फिर वह एक कोने में चला गया जहां कई तरह के सामान प्रदर्शित थे। मैं वह बैकपैक भी खरीदना चाहता हूं, उसने कहा। कृपया मेरे द्वारा खरीदी गई सभी वस्तुएं इसमें रख दें। आर्थर फिर कैशियर के पास गया और तुरंत अपनी सभी खरीदारी के लिए भुगतान कर दिया, जिससे सेल्सपर्सन में हलचल मच गई, जो रहस्यमयी दुकानदार की पहचान जानने के लिए उत्सुक थे। सर, क्या आप वाकई इन सभी बक्सों और वारंटी कार्ड को फेंकना चाहते हैं? सेल्समैन ने पूछा। हाँ, आर्थर ने सहजता से उत्तर दिया। मुझे यकीन है, मुझे उस वारंटी कार्ड की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार, जब तक आप अभी भी समान आइटम बेच रहे हैं, मैं आसानी से वही खरीद सकता हूं, अगर मेरा वर्तमान वाला खराब हो जाए। आर्थर को अंततः अपना खुद का लैपटॉप मिलने पर खुशी हुई, जो नवीनतम तकनीक से लैस था, जिसका उपयोग वह अंततः उस व्यवसाय को प्रबंधित करने के लिए कर सकता था जिसे वह शुरू करने वाला था। भले ही उसके पास धन था, लेकिन वह अपना पैसा बर्बाद करने वाला नहीं था। वह एक ऐसा उद्यम बनाने के लिए दृढ़ था जिसे वह स्वयं चला सके। इसके अलावा आर्थर का एक नया स्मार्टफोन खरीदने का सपना सच हो गया था। उसके हाथ में कई हिस्सों में हीरे से सजा एक सीमित संस्करण का फोन था। किसी उत्पाद की कीमत बढ़ाने का ये कितना अजीब तरीका है, उसने सोचा। उसने एक स्मार्टवॉच और ईयरफोन भी खरीदे, जिसका उपयोग वह अपनी सुबह की सैर और कसरत के दौरान कर सकता था। इसके अतिरिक्त स्टोर में चुनने के लिए कई अन्य गैजेट थे। नोवेल ड्रम और सर्वाधिकार कॉपीराइट सामग्री। आर्थर ने अपनी नई स्मार्टवॉच का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, इसके मजबूत और परिष्कृत निर्माण के साथ साथ इसके सहज रूप और उपयोगकर्ता इंटरफेस की प्रशंसा की। वह विशेष रूप से अपनी दौड़ने की गति और हृदय गति को मापने की इसकी क्षमता से प्रभावित था। दिलचस्प, उसने खुद से कहा। ठीक है,
आर्थ ने अपना नया बैग अपनी पीठ पर लटकाते हुए कहा। उसने सेल्समैन को एक संतुष्ट मुस्कान दी और दुकान से बाहर निकल गया, जिससे वे आश्चर्य में आंखें फाड़े रह गए। मुझे लगता है कि वह वास्तव में बहुत अमीर होगा, सेल्समैन ने सोचा। मुझे वास्तव में लोगों को सिर्फ उनके दिखावे से आंकना बंद कर देना चाहिए। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा, लेकिन मैं सुबह होने से पहले ही अपने दैनिक बिक्री लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो गया, इसके लिए पहले ग्राहक को धन्यवाद। मुझे आश्चर्य है कि वह व्यक्ति कौन था। उन्होंने जोर से आश्चर्य व्यक्त किया। जब आथा उस होटल की ओर वापस भागने लगा जहां वह कोने पर रुका हुआ था, तो उसने देखा कि 5 लोग उसका रास्ता रोक रहे हैं। घबराकर वह जल्द ही उन लोगों से घिर गया और उसे रुकने पर मजबूर होना पड़ा। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास अजय आर्थ गार्डनर। अध्याय 34 एक प्यारा सा सहारा गुना विशेष ऑफर के साथ नोवेलबन स्टोर में आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbun.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। अजय आर्थ गार्डनर C34 एक प्यारा सहायक। अध्याय 34 एक प्यारा सहायक। आर्थ को मुख्य सड़क से दूर कचरे के ढेर के पास इमारत के कोने में 5 लोगों ने धकेल दिया, जो अपराधी की तरह दिख रहे थे। वह जानबूझकर उनका पीछा नहीं कर रहा था, लेकिन जब उन्होंने उसे घेर लिया और भीड़ से दूर धकेलना शुरू कर दिया, तो उसने बस उनसे संपर्क से बचने की कोशिश की थी। इसके अलावा वह ऐसे लोगों से निपटने का आदी था। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, आर्थ ने धीरे से कहा। 5 लोगों की मौजूदगी के बावजूद उसका चेहरा शांत और शांत था। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी जल्द ही निकल जाएंगे। आर्थ के सामने 5 लोगों ने उसे पहले गैजेट स्टोर पर देखा, जहां उसने कुछ आइटम खरीदे थे जिनकी कुल कीमत दसियों हजार डॉलर थी, और अब वह अकेला चल रहा था। वह निश्चित रूप से अमीर है, उनमें से एक ने बड़बड़ाया। वह अमीर और मूर्ख होना चाहिए, उनमें से एक ने उपहास किया। क्या आप इतने पैसे लेकर इधर उधर घूमने में सुरक्षित महसूस करते हैं? खुद तुम जो बैग साथ लाए हो हमें दे दो, उस आदमी ने सख्ती से कहा, और हम तुम्हें बिना किसी नुकसान के जाने देंगे। आर्थ ने गहरी सांस ली, अपने सामने 5 लोगों को ध्यान से देखा। उसकी नज़र बीच में खड़े आदमी पर पड़ी, जिसे उसने समूह का नेता मान लिया था। वह उसके व्यवहार से बता सकता था, और उसका नाम डीकन था। तुम हमसे क्यों नहीं डरते? डीकन ने पूछा, उसकी आवाज़ में झुंझलाहट थी। क्या तुम्हें लगता है कि यह सब एक बड़ा मजाक है? या शायद इसलिए कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम सोचते हो कि तुम अछूत हो? आर्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, वास्तव में नहीं। मैं तुम जैसे लोगों से बहुत परिचित हूं, और मैं तुम जैसे लोगों द्वारा पीटे जाने का आदी हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे तुमसे डरना चाहिए, है न? खासकर जब तुम अपने कार्यों के परिणामों को नहीं पहचानते। डीकन, 5 का नेता, आर्थ के पास गया और उसे दीवार के पास धकेल दिया। सुनो, उसने कहा गुर्राया, उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। तुम घमंडी, अमीर आदमी हो। मैं तुम्हारे गंदे शब्दों के लिए तुम्हारी जीभ काट लूंगा। तुम सिर्फ अपना पेट भर सकते हो और अपने पैसे का इस्तेमाल गरीबों पर अत्याचार करने के लिए कर सकते हो। उसने आर्थ के कंधे को धक्का देने की कोशिश करते हुए गुर्राया, हालांकि आर्थ इतना ताकतवर था कि वह हिल नहीं सका। उस शहर में बिना नौकरी के रहना अविश्वसनीय रूप से कठिन था, इसलिए जो लोग खुद को उस स्थिति में पाते थे, वे सहायता के लिए केवल अजनबियों की दया पर निर्भर रह सकते थे। हताशा में कुछ लोग चोरी करने और किसी पर भी हमला करने का सहारा लेते हैं। डीकन ने आर्थ के चेहरे के ठीक बगल की दीवार पर मुक्का मारा, और फिर वह धमकी भरे अंदाज में गुर्राया, मैं तुम्हारा सारा सामान ले लूंगा। मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि या तो तुम्हें मेडिकल बिलों पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा या फिर तुम विकलांग हो जाओगे। लेकिन अरे, क्या तुम एक अमीर व्यक्ति भी हो? मैंने कभी भी तुम्हारे जैसे अकेले घूमते हुए एक अमीर व्यक्ति को नहीं देखा। क्या तुमने पैसे चुराए हैं? चलो बस उसे पीटते हैं और वह बैग ले लेते हैं जो वह लाया था, उनमें से एक ने सुझाव दिया। बाकी सभी ने सहमति में ठहाके लगाए। एक स्वर में कहा, वह केवल अपने डर को छिपाने के लिए बहादुर दिखने की कोशिश कर रहा था। हा हा हा। फिर डीकन ने आर्थ की दिशा में थूका, लेकिन आर्थ की प्रतिक्रियाएं तेज थीं और उसने समय रहते अपना सिर झुका लिया ताकि थूक उसके चेहरे पर न लगे। आर्थ अपने सामने खड़े 5 लोगों को आसानी से हरा सकता था, लेकिन वह अंदर ही अंदर इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या हिंसा से बेहतर कोई उपाय है जो उन्हें अपनी आपराधिक गतिविधि जारी रखने से रोक सके। क्या इन व्यक्तियों के लिए अभी भी मुक्ति और प्रायश्चित की संभावना थी, या वे क्षमा किए जाने के लायक नहीं थे?
उसने शहर की सामाजिक सीढ़ी के सबसे निचले पायदान से लेकर सबसे ऊंचे पायदान तक बहुत से सड़े हुए इंसानों का सामना किया था। निम्न वर्ग के लोग दूसरों को लूटने की कोशिश करते थे, जबकि अमीर लोग अपने पैसे का इस्तेमाल कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों से एहसान खरीदने और उन पर अत्याचार करने के लिए करते थे। आथा की नज़र में लोगों के दोनों गुट एक जैसे ही लगते थे। उसने खुद से भी पूछा, क्या इस शहर में कोई अच्छे लोग बचे हैं? आथा ने गहरी, हताश सांस ली। उसे लगा कि उसने एक ही जगह पर बहुत समय बिताया है। उसका धैर्य खत्म होने लगा था। जैसे ही आथा जवाबी हमला करने वाला था, डेकन ने उसका कॉलर पकड़ने की कोशिश की। हालांकि आथा ने डेकन की मुट्ठी पकड़ी और उसे नीचे गिरा दिया, जिससे वह स्थिर हो गया। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, उसने आदेश दिया। डेकन ने मुस्कुराते हुए देखा कि आथा बहादुरी से उससे लड़ने की कोशिश कर रहा है, जिससे उसे दर्द पहुंचाने और उसे उसी साहस को खत्म करने का मौका मिल रहा है जो उसने इतनी लापरवाही से दिखाया था। डीकन ने आथा को उसके सामने खड़े 5 लोगों से लड़ने की कोशिश करने का पछतावा कराने का निश्चय किया था। ठीक है दोस्तों, उसने घोषणा की, चलो उसे सबक सिखाते हैं। उसे वापस लड़ने के बारे में सोचने भी मत दो। सुनिश्चित करो कि वह अपंग हो जाए और अपनी बाकी की जिंदगी कष्ट में रहे। बंद करो। डीकन और आथा, जो मारपीट करने वाले थे, ने दूर से एक चीख सुनी और अचानक रुक गए, अपने सिर इमारत के अंत की ओर घुमाए। वहां उन्होंने एक लड़की को देखा जो आधी एशियाई थी, पश्चिमी चेहरे वाली। उसके काले बाल उसके पीछे लहरा रहे थे और वह उनकी ओर भाग रही थी। वह कौन है? उन्होंने एक स्वर में पूछा। अरे तुम लोग, उसने चिल्लाया, उसकी आवाज़ आक्रोश से भरी हुई थी। क्या तुम्हें इस तरह एक आदमी पर हमला करने में शर्म नहीं आती? यह एलिसिया मोरेल थी और वह मिस्टर ग्लिट्जी की तलाश में इलाके में घूम रही थी। उसके नेटवर्क पर किसी को संदेह था कि वह आसपास ही रह सकता है। एलिसिया ने बिना सोचे समझे काम किया, दौड़ लगाई और आथा पर हमला करने वाले पुरुषों के समूह को जोरदार किक मारी। उनमें से एक ने अपने हाथ से लात को रोकने की कोशिश की, लेकिन तुरंत जमीन पर गिर गया। उसे ले लो, डीकन ने आदेश दिया और उनमें से 3 ने एलिसिया को घेरने के लिए तेजी से कदम बढ़ाया, जो खुद को लड़ाई के लिए तैयार कर रही थी। जब डीकन ने अपने सामने खूबसूरत युवा लड़की को देखा तो उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक उठीं। क्या यह मेरा भाग्यशाली दिन है? उसने अपनी आंखों में एक प्रत्याशापूर्ण चमक और अपनी ठुड्डी से टपकती लार की एक पतली रेखा के साथ कहा। अरे तुम, एलिसिया ने आथा पर चिल्लाया। क्या तुम सच में इतने मूर्ख हो कि इन गुंडों को इस तरह से तुम्हें घेरने दो? तुम्हारा अंगरक्षक कहाँ है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, या तुम बस मूर्ख हो? एलिसिया को विस्मय में देखते हुए आथा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वह एक युवा महिला थी, फिर भी वह उसकी मदद करने के लिए खुद को खतरे में डालने को तैयार थी, भले ही वह उनसे 5 से 1 की संख्या में कम थी। नहीं मिस, उसने कहा, उसकी आवाज़ शांत और स्थिर थी। मैं पीछे नहीं हट रहा हूं, मैं बस उन्हें अपनी कुंठा बाहर निकालने दे रहा हूं। मदद की पेशकश करने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इसे अपने दम पर संभाल सकता हूं। एलिसिया ने आथा के शब्दों पर निराशा में अपनी आंखें घुमाईं। सभी अमीर लोग एक जैसे होते हैं, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। वे हमेशा दूसरों को नीची नज़र से देखते हैं। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि अगर मैं मदद करने नहीं आता तो तुम्हारे जीवन का क्या होता। लेकिन उसी समय आथा उस लड़की के पास गया, जो उसके मुंह जितनी ही लंबी थी। क्या हम उनका साथ मिलकर सामना करें? उसने सुझाव दिया, क्योंकि उसने एलिसिया के लड़ने वाले रुख की नकल करने की कोशिश की और आह भरी। उसे लगा कि उसे अपने सुबह के वर्कआउट में एक अतिरिक्त सत्र जोड़ने की ज़रूरत है। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास अजय आथा गार्डनर। अध्याय 35, एक नई मुठभेड़ गुना विशेष ऑफर के साथ नोवेल बिन स्टोर में आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbin.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। खरीदारी का आनंद लें। अजय आथा गार्डनर C35, एक नई मुलाकात। अध्याय 35, एक नई मुलाकात। एलिसिया ने आथा की पीठ पर अपनी पीठ दबाते हुए बड़बड़ाया, क्योंकि वे अपने चारों ओर 5 लोगों का सामना कर रहे थे। तुम बस चुप रहो और मुझे इन 5 का ख्याल रखने दो। वह पीछे से उसकी ताकत महसूस कर सकती थी। वह दुर्जय लग रहा था, कमज़ोर नहीं, और उसने खुद से सोचा, क्या मुझे वास्तव में उसकी मदद करने की ज़रूरत है? हाय मिस, आथा ने धीरे से एलिसिया को संबोधित करते हुए कहा। मैं वास्तव में आपको अपनी समस्याओं में नहीं घसीटना चाहता और मैं आभारी रहूंगा यदि आप मेरी मदद करने की पेशकश नहीं करेंगी। ये केवल आपकी अपनी कठिनाइयों को बढ़ाएगा।
क्या आपको लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ? एलिसिया ने पूछा। उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ थी और उसकी मुट्ठियाँ भीग गई थीं, जैसे कि वह अपने सामने के लोगों के कुछ भी करने पर हमला करने के लिए तैयार थी। ठीक है, डीकन ने बीच में कहा। मुझे नहीं लगता कि हमें अब और इंतज़ार करने की ज़रूरत है। चलो करते हैं। उन दोनों को पीटना, उसने निर्णायक रूप से कहा। हालांकि वह एलिसिया को करीब से देखने के लिए रुका, जो खुद का अच्छी तरह से ख्याल रखती थी। उसका चेहरा बेदाग था और उसकी त्वचा चिकनी और चमकदार थी। उसे विश्वास था कि वह कुछ राउंड सहन कर सकती है, भले ही 5 लोग एक साथ उसका बलात्कार करने की कोशिश करें। लेकिन चलो उसे बहुत ज़्यादा चोट न पहुंचाएं। हम नहीं चाहते कि हमारा खाना खराब हो, है न? एलिसिया ने महसूस किया कि उसके कान गर्म हो रहे हैं, क्योंकि डेकोन के शब्दों के जवाब में उसकी भावनाएं तेजी से बढ़ रही थीं। क्या तुमने ये सोच लिया है कि महिलाएं सिर्फ तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हैं? उसने गुस्से से कहा। मैं तुम्हारी मर्दानगी को तब तक तोड़ूंगी जब तक तुम अपने जीवन में महिलाओं को छूने का सपना भी नहीं देख पाओगे। क्या? एलिसिया चिल्लाए, एक ही सुंदर गति में आगे की ओर झुकी। उसका दाहिना पैर ऊपर उठा और लगातार 3 किक लगाईं, जो उसके सामने खड़े 3 आदमियों की छाती पर लगीं। गोली चलाओ, पुरुषों में से एक ने अविश्वास में कहा, ये देखकर आश्चर्यचकित था कि एलिसिया ने कितनी कुशलता से अपनी किक का प्रदर्शन किया। एलिसिया के सामने खड़े आदमी ने अपने हाथों से खुद को बचाने की कोशिश की, फिर भी उसे लगा कि लड़की की किक में बहुत ताकत है। उसने एलिसिया से टकराने की कोशिश की। हालांकि लड़की ने तेजी से बचाव किया और घुटने से किक मारकर पलटवार किया। किया। एलिसिया ने अपने सामने वाले आदमी पर जमकर और फुर्ती से हमला किया, बावजूद इसके कि वह उनके लंबे शरीर की तुलना में छोटी थी। उसने ऐसा दिखाया जैसे तीनों आदमी उसके हमले से अभिभूत हो गए हों। वाह! आथा ने आश्चर्य से कहा, एलिसिया को उसकी किक को दोषरहित तरीके से निष्पादित करते हुए देखकर। संकेत मिलने पर उसने उसकी तकनीक को दोहराने का प्रयास किया, तभी 2 आदमी अचानक उसकी ओर दौड़े। उसे मार डालो, वे चिल्लाए। आथा अपने पैरों पर तेजी से आगे बढ़ा और एक तेज किक के साथ उसने दोनों लोगों के गालों पर एक शक्तिशाली प्रहार किया, जिससे वे दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। आथा ने बिना किसी हिचकिचाहट के काम किया, शांत होकर खड़ा रहा, फिर भी वह दृश्य देखने वाले 5 लोगों को डराने वाला लग रहा था। क्या बकवास है! यह आदमी इतना ताकतवर कैसे है? उनमें से एक ने कहा, उनकी आवाज़ में आश्चर्य स्पष्ट था। हमने निश्चित रूप से गलत लोगों को चुना है। एक और ने कहा। क्या? एलिसिया ने विस्मय में कहा। आथा की किक की विशुद्ध शक्ति पर उसकी आंखें विस्मय में चौड़ी हो गईं। ये किस तरह की किक थी? ये बहुत प्रभावशाली थी, उसने अविश्वसनीय रूप से पूछा। एलिसिया को लग रहा था कि उसने पहले भी किसी को इस तरह की चाल का उपयोग करते देखा है, या तो मार्शल आर्ट तकनीक के हिस्से के रूप में या नहीं। लेकिन इसकी कच्ची शक्ति को नकारा नहीं जा सकता था, जिसने उसके प्रतिद्वंद्वी को एक पल में असहाय बना दिया। शिट! डीकन ने चिल्लाया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़े 2 लोग ऐसे विरोधी नहीं थे जिनसे वह निपट सकता था। फिर वह अपने 2 दोस्तों को जगाने के लिए भागा, जो बेहोश हो गए थे, और उनमें से 5 ने आथा की मौजूदगी से भागने की बेताब कोशिश की। अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, बेवकूफ! उसने चेतावनी दी। अरे, तुम बेवकूफ हो! एलिसिया गुस्से से चिल्लाए। अगर तुम फिर कभी मेरे पास आए तो मैं तुम्हारी नाक तोड़ दूंगी। फिर उसने उनकी दिशा में जमीन पर एक कैन फेंका, जो डीकन के सिर पर लगी। लानत है! डीकन ने गाली दी, फिर जल्दी से भाग गया। फिर एलिसिया ने अपनी आस्तीन से धूल झाड़ी और फिर अपने माथे पर गिरे बालों को फिर से व्यवस्थित किया। उसकी त्वचा पर पसीने की हल्की चमक चमक रही थी। उसने आथा की ओर मुस्कुराते हुए अपना चेहरा उठाया और कहा, नमस्ते। यार, मैंने पहली बार किसी अमीर व्यक्ति को इतनी लड़ाई की क्षमता के साथ देखा है। क्या तुम सच में अमीर हो या तुम सिर्फ एक स्टंटमैन हो? तुम्हारे पास निश्चित रूप से प्रभावशाली कच्ची ताकत है, लेकिन तुम्हारी लड़ाई की तकनीक में कमी है। ऐसा लगता है कि तुम लड़ाई या मार्शल आर्ट के मूल सिद्धांतों को नहीं समझते। क्या ये सही है? उसने पूछा। एलिसिया के अभिवादन पर आथा मुस्कुराया। मदद के लिए धन्यवाद, तुम वाकई बहुत बढ़िया हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लड़ाई में इतने अच्छे हो। शायद मैं तुमसे बहुत कुछ सीख सकूं। नहीं, मैं बस एक ऐसी व्यक्ति हूं जिसे अलग अलग चीज़ें आजमाना पसंद है, इसलिए मैंने मार्शल आर्ट में कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया है। एलिसिया ने आथा को देखा, उसके चेहरे पर उलझन और जिज्ञासा का मिश्रण था। फिर उसने अपना सिर झुकाया और हल्की सी हंसी निकाली। तुम मेरे प्रति इतने दयालु क्यों हो? क्या आजकल अमीर लोग अपना दिमाग खो बैठे हैं? उसने पूछा।
उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपना परिचय दिया, मेरा नाम एलिसिया मोरेल है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपसे मिलकर बहुत खुश होऊंगी, भले ही मैं बहुत अमीर नहीं हूं। आथा ने एलिसिया का हाथ मिलाना स्वीकार किया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम आथा गार्डनर है। आप मुझे आथा कह सकते हैं। उसे लगा कि भले ही वह बाहर से एक सामान्य लड़की की तरह दिखती हो, लेकिन अपने सादे कपड़ों के साथ उसके चारों ओर एक विशेष आकर्षण था। लड़की शांत दिख रही थी, लेकिन उसकी सुंदरता को छिपाया नहीं जा सकता था। उसके हाथ नर्म और चिकने लग रहे थे, लेकिन उनके पीछे ताकत थी। एलिसिया ने एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हुए अचानक अपना हाथ वापस खींच लिया। यह उसका पहला अनुभव था जब इतने उच्च पद और उल्लेखनीय युद्ध कौशल वाले व्यक्ति ने उसके साथ इतना दयालु व्यवहार किया। क्या आप इस क्षेत्र में रहते हैं? सामग्री सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल ड्रम ऑग द्वारा है, उसने पूछा। उसकी आवाज़ थोड़ी अनिश्चित थी। हाँ, मैं इस क्षेत्र में रहता हूँ, आथ ने धीरे से उत्तर दिया। घटनास्थल से जाने की इच्छा रखते हुए उसने फैसला किया कि उसे उस युवा लड़की को उसके साहसी कार्यों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। उसकी बहादुरी से चकित होकर उसने खुद से सोचा, क्या वह 20 साल से कम उम्र की हो सकती है? इस बीच एलिसिया आथ के बारे में बहुत उत्सुक थी। उसे लगा कि उसे उसकी आवाज़ और उसके चलने का तरीका याद है। क्या यह इच्छा करना बहुत ज्यादा था कि उसके सामने खड़ा आदमी मिस्टर ग्लिट्जी था, जिसे वह वास्तव में पहचानने की कोशिश कर रही थी? तुम मुझे एक कप कॉफ़ी खरीद कर अपनी प्रशंसा क्यों नहीं दिखाते? एलिसिया ने आत्मविश्वास से पूछा। उसके होंठ एक हल्की सी हंसी के साथ मुस्कुराहट में बदल गए। एक कॉफ़ी? आथ ने धीरे से पूछा, फिर सहमति में सिर हिलाया। जरूर, मुझे लगता है कि नए दोस्त बनाना हमेशा अच्छा होता है। वह धीरे धीरे चलने लगा। मेरे पीछे आओ, मैं कुछ समय से एक नई कॉफ़ी जगह आजमाना चाह रहा हूँ। हाँ, एलिसिया ने उत्सुकता से आथ से पूछा। तुमने कभी उस कॉफ़ी प्लेस पर क्यों नहीं जाना? क्या तुम अमीर नहीं हो? तुम्हारे लिए यह आसान होना चाहिए, है न? या तुम सच में अमीर नहीं हो? तो उन लोगों ने तुम्हें लूटने की कोशिश करके गलती की होगी, उसने आथ के लंबे कदमों के साथ चलते हुए कहा। अध्याय की रिपोर्ट करें। टिप्पणियां संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।